हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ निशा त्रिपाठी। 2 अप्रैल को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लिबरेशन डे बनाया। इस लिबरेशन डे में उन्होंने जो व्हाइट हाउस का रोज गार्डन है उसमें 1 घंटे की स्पीच दी और इस 1 घंटे के स्पीच में ही अनाउंस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। उसमें उन्होंने बोला that for decades our country has been looted, pillaged, raped, plundered by nations near and far, both friend and foe. He further added that isn't it only fair that we charge them what they charge us? ये basically essence है reciprocal tariff का, जो जस्टिफिकेशन है उनका रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसका एसेंस है ये। Isn't it only fair that we charge them what they charge us and that if they want duty free access to our market we should have the same? एंड ऑनेस्टली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि अगर ये कंट्रीज हैं जो अगर वो टैरिफ यूएसए पे लगाती हैं, तो अगर वही टैरिफ रेट यूएसए उन पे लगा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स पे लगा रहा है, तो हंगामा है क्यों हंगामा बरपा हुआ, क्या बात हो गई है? इट्स ओके, इट्स ओनली फेयर। ये बहुत सारे सपोर्टर्स का कहना है। किसी भी चीज में अच्छाई है या बुराई है, वो होना चाहिए। वो कितना फायदेमंद है या नहीं है, वो इस बात पे डिसाइड होता है कि जो उसके प्रॉज है वो उसके कॉन्स को आउटवे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो पॉजिटिव्स हैं टैरिफ लगाने के, वो उसके नेगेटिव्स को आउटवे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी है वो अच्छी है या बुरी है। नेगेटिव और पॉजिटिव फॉलोआउट सभी के होते हैं। पॉजिटिव अगर इफेक्ट ज्यादा है तो वो पॉलिसी सक्सेसफुल है। सो बेसिकली पहले बात तो ये जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ इज अ टैक्स इंपोर्टेड जो कि फॉरेन गुड्स पे लगाए जाते हैं। जो एक कंट्री अगर किसी विदेशी कंट्री से, किसी विदेशी देश से कोई सामान खरीद रही है, तो उस सामान को, उस गुड्स को, उस सामान को इंपोर्ट कहा जाता है। दैट फला कंट्री इज इंपोर्टिंग दीज गुड्स फ्रॉम दैट कंट्री, और उस गुड्स पे, उस प्रोडक्ट पे जो उस फॉरेन कंट्री ने बनाया है उस पे जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। इंडिया में उसे इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। और ये बहुत सारी कंट्रीज कम या ज्यादा मात्रा में लगाती हैं। बहुत सारे उसके जस्टिफिकेशन होते हैं। एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, अपने डोमेस्टिक होम ग्रोन प्रोडक्ट को कॉम्पिटेंट बनाना, सस्ता बनाना, ताकि इंसेंटिवाइज करना इन्वेस्टमेंट इन वंस कंट्री। कि अगर टैरिफ हाई होंगे तो आप बाहर मत उसको आप बाहर प्रोडक्ट्स मत बनाइए, हमारी ही कंट्री में बनाइए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, जॉब्स क्रिएट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए। ये एम होता है और यही एम कुछ यूएसए के प्रेसिडेंट का भी है कि हाई टैरिफ्स विल जनरेट जॉब्स, कलेक्ट रेवेन्यूज एंड जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उनके सेल्स को बूस्ट करेगा। ये इंटेंट है। ये इंटेंट कितना सफल होगा, ये इस बात पे हंगामा हो रखा है, क्योंकि ये जो इंटेंट जो है वो फ्रूटिफाई होते दिख नहीं रही है। क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है। अब जैसे यूएसए है, वो यूएसए 97% ऑफ इट्स क्लोथिंग इंपोर्ट करता है फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम। जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूएसए के हैं वो चाइना से होके आते हैं। एंड बेसिकली जो कंट्री बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना का जो एडवांटेज है वो है चीप लेबर। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज, कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं रादर देन द अदर कंट्री।
ठीक है, जैसे इंडिया में या बांग्लादेश में चीप लेबर है, जितना चीप लेबर इंडिया या बांग्लादेश में है या वियतनाम में है या चाइना प्रोवाइड करता है, उतना चीप लेबर यूएसए कहां से लाएगा। इनफैक्ट अगर टैरिफ्स के साथ भी देखा जाए तो चाइनीज प्रोडक्ट आर मच चीपर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रोडक्ट से चाइना के प्रोडक्ट डिस्पाइट द टैरिफ्स लगाने के बाद भी चाइना के प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे। सो ये जो कंपेरेटिव एडवांटेज है, फॉर एग्जांपल ब्राजील में की जो ज्योग्राफी है, जो क्लाइमेट है, उसकी वजह से कॉफी ज्यादा उगती है, और यूएसए के ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट की वजह से उतनी कॉफी नहीं उगती है, वहां पे नहीं प्रोड्यूस हो पाती है। एंड अमेरिका में बहुत सारे लोग कॉफी पीते हैं। वो कहां से पाते हैं कॉफी? वो कॉफी जो ब्राजील से इंपोर्ट होती है। अब यूएसए जो भी कर ले, वो चीप लेबर कहां से लाएगा, या वो ज्योग्राफी या क्लाइमेट कहां से लाएगा कॉफी जनरेट करने के लिए, कॉफी प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो टैरिफ्स हैं, दे हेल्प ओनली अगर एक कंपिटिटिव प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट में है, तब फायदा होता है ना। रातों रात प्रोडक्ट्स जनरेट नहीं, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो बात भी बने, लेकिन रातों रात आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्लाइमेट नहीं बदल सकते, एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते अपने उसका, तो कुछ तो कंपिटिटिव एडवांटेज है। एंड जो ब्लैंकेट 10% टैरिफ है, दैट इज बीइंग सेड टू बी हार्मफुल। जैसे अपने पहले टर्म में भी ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, एंड दे वर केप्ट बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उस समय एक नैरो एरिया था जिसपे नैरो सेक्टर था जिसपे टैरिफ लगा था। इट वाज वो जो है ना स्मॉल यार्ड हाई फेंसिंग, स्मॉल यार्ड हाई फेंसिंग वाला अप्रोच ट्रंप ने लगाया था कि एक छोटे नैरो सेक्टर में हाई टैरिफ्स लगाए गए थे। एंड इट वाज नॉट इस बार जो टैरिफ है वो ब्लैंकेट टैरिफ है, 10% सब पे बेस्ड टैरिफ है। एंड ये जो इंपोर्ट्स हैं, ये कौन पे करता है? मान लो जो टैक्स है वो पे कौन करता है? वो इंपोर्टर पे करता है। वो यूएसए की गवर्नमेंट तो पे नहीं करती है, वो इंपोर्टर पे करता है। अगर इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, वो टी शर्ट बनाता है फॉर एग्जांपल, और यूएसए का कोई कंपनी है इंपोर्ट करती है वो टी शर्ट, अगर वो 100 रुपए की टी शर्ट इंडिया से लेती है, उस पे 10 रुपए टैरिफ लग जाता है, तो वो 110 रुपए की बेचेगी। तो वो 100 मान लो 160 रुपए की बेचेगी, ठीक है, एंड 50 रुपए उसका प्रॉफिट होगा। अब अगर टैरिफ बढ़ के और 20% हो जाता है, 20 रुपए हो जाता है, तो मान लो सपोज पहले 100 रुपए की टी शर्ट आज भी 100 रुपए की खरीदेंगे, लेकिन इंपोर्टर को 30 रुपए और देना पड़ेगा। 110 की टी शर्ट अब उसको 130 में मिलेगी, क्योंकि 20 रुपए का टैरिफ और बढ़ गया। अब ये जो टैरिफ है उसके गेन्स तो गवर्नमेंट के हो जाते हैं, लेकिन पे इंपोर्टर करता है। तो या तो इंपोर्टर अपना प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपए से कम करे, ठीक है, 110 की पहले टी शर्ट वो 160 में बेचता था, उसको 50 रुपए का फायदा होता था। अब अगर 130 की टी शर्ट हो गई है, और अगर वो अभी भी 160 में बेचेगा, तो उसको 30 रुपए का फायदा होगा। 20 उसका फायदा सिर्फ 30 रुपए का होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट उसको फोरगो करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। इन मोस्ट केसेस जो इंपोर्टर्स हैं, वो इस इंपोर्ट ड्यूटी को कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट को 160 की जगह 180 का बेचने लगते हैं। एंड हेंस तो जो इन्फ्लेशन, जो बढ़ोतरी आई है प्राइसेस में, दैट इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर पे करता है वो बढ़ा हुआ प्राइस। सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इट हैज inflationary tendencies। एंड सिंस मैंने कहा कि जो चाइना के लेबर हैं और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टैरिफ्स के साथ भी यूएसए के प्रोडक्ट से सस्ती रहेगी, चीप रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि यूएसए का प्रोडक्ट फिर भी कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इन्फ्लेशन, जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स खरीदते आ रहे थे उनके लिए वो महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, उनके पॉकेट्स पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात ट्रम्प कर रहे हैं कि
हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ये एक नुकसान है, नुकसान मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, क्योंकि इसका कोई नुकसान यूएसए को नहीं होता है, लेकिन लेट्स जस्ट से फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, इट्स द डाउनसाइड की फॉर बीइंग द रिजर्व करेंसी। डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी। तो हर कंट्री को जब वो ट्रेड करता है, चाहे वो यूएसए से ट्रेड कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसको यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है। द कंट्री नीड्स यूएस डॉलर्स टू ट्रेड, चाहे वो ट्रेडिंग पार्टनर कोई भी हो, क्योंकि यूएसए की करेंसी ट्रेड रिजर्व करेंसी है। सो हर एक कंट्री अपने पास एक स्टॉक बॉन्ड खरीदती, मतलब कैश में तो रखती है रिजर्व, लेकिन साथ में स्टॉक्स में भी रखती है, बॉन्ड्स में भी रखती है। कंट्रीज जो डॉलर्स के बॉन्ड्स खरीदती हैं यूएसए से, उससे जो फिस्कल एंड ट्रेड डेफिसिट है दैट बैलेंसेस इटसेल्फ। यूएसए को सिर्फ डॉलर्स प्रिंट करने होते हैं, इसके अलावा उसे कुछ करना तो होता नहीं है। सो व्हाट इज द हार्म अगर इफ इट रन्स हाई डेट एंड हाई ट्रेड डेफिसिट? कोई नुकसान तो यूएसए को होता नहीं है, इट कैन सस्टेन इट being the reserve currency. In fact, the trade deficit है that one of the fallout of being fallout is a strong word, लेकिन मुझे कोई और word मिल नहीं रहा। It's one of the fallout of being the reserve currency. And क्या ट्रम्प चाहते हैं कि वैसे रिजर्व करेंसी ना रहे? इनफैक्ट बीच में जब डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा था ब्रिक्स, देन ही गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि डी-डॉलराइजेशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा डी-डॉलराइजेशन का अटेम्प्ट। बिफोर 1971 जो यूएसए था, दैट इट हेल्ड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, मतलब कि $1 कुड बी एक्सचेंज फॉर अप्रोक्सीमेटली 0.0285714 आउंसेस ऑफ गोल्ड। ये सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड इट इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। लेकिन वियतनाम वॉर को फंड करने के लिए रिचर्ड निक्सन थे उस समय प्रेसिडेंट। यूएसए स्टार्टेड प्रिंटिंग डॉलर्स रेकलेसली टू फंड वियतनाम वॉर एंड टू सपोर्ट राइजिंग ट्रेड। 1970 के बाद हेंस 1971 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया एंड अब all USA has to do is print the dollar and it's an envy of many nations. चाइना चाहती है उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी बन जाए, बहुत सारे कंट्रीज चाहते हैं कि उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी बन जाए। ऐसे में ये ट्रेड डेफिसिट का रोना एक ऐसी कंट्री के लिए जिसको मात्र डॉलर्स प्रिंट करने हैं, थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक लग रहा है। तीसरी बात ये जो इफेक्ट है जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इफेक्ट ऑन स्टॉक हो रहा है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। 62% ऑफ अमेरिकन्स होल्ड स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 162 मिलियन पीपल। उसमें से जो मोस्ट कॉमन वे है टू ओन अ स्टॉक इज थ्रू अ रिटायरमेंट प्लान। A record 54% of American families had such a plan in 2022. And ये जो reciprocal tariffs हैं वो स्टॉक मार्केट को भी हिला दे रहे हैं। ऐसे में वेल्थ जनरेशन पे भी इम्पैक्ट होगा एंड इट विल अफेक्ट द अमेरिकन फैमिलीज। जो कंसर्न है ट्रम्प का अबाउट ट्रेड डेफिसिट, अगर मैं उसे ऑल टुगेदर, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस करे, वहां पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, जॉब क्रिएशन हो, एंड शायद मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्म में भी टैरिफ लगाए थे। बहुत सारी कंट्रीज लगाती हैं, सब लगाते हैं, बट द प्रॉब्लम इस बार हो रही है द वे ट्रम्प इज पुटिंग अ ब्लैंकेट टैरिफ ऑन एवरीवन। मतलब वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे, केस बाय केस बेसिस पे टैरिफ्स लगते हैं। ऐसे ब्लैंकेट 10% बेस टैरिफ एंड उस कंट्री पे 110% टैरिफ, ये इतना इट्स अ नी जर्क रिएक्शन।
डिप्लोमेसी में, ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल पॉलिसीज में एक नपातुला रिस्पॉन्स चाहिए होता है, नॉट अ नी जर्क रिएक्शन। इस समय जो ट्रम्प कर रहे हैं दैट इज मोर ऑफ ऑप्टिक्स रादर देन सब्सटेंस एंड पॉलिसी। इंडिया में एक बहुत लंबे समय तक लाइसेंस राज था। 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, उसके पहले तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। यही सारे एक्सप्रेशन थे कि कंपनीज को बचाना है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बचाना है, फॉरेन कंपटीटर्स को आके यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट्स को ओवरटेक नहीं करने देना है। उसका कोई पॉजिटिव, लेकिन लाइसेंस राज वाज नॉट गुड, इट वाज अ फेलियर। उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया टुक ऑफ। सो इट्स अबाउट कि जो अप्रोच लगा रहे हैं दैट्स रॉन्ग नो मैटर विच लीडर डज इट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।